नमस्कार सभी को। कैसे हैं सब लोग? आशा है कि सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम कल के सेशन में रीट में आए हुए प्रीवियसली क्वेश्चन देख रहे थे कि जो रीट की एग्जाम लगी थी उसमें कौन कौन से प्रीवियसली क्वेश्चन में प्रश्न आए थे उनको हम देख रहे थे। कल के सेशन के हमने कल के सेशन और उससे पहले के सेशन हम 2 सेशन देख चुके हैं। ये तीसरे नंबर की क्लास है। कौन से नंबर की? ये तीसरे नंबर की क्लास है। उससे पहले हमने 2 क्लास देख चुके हैं। 2 क्लास के अंतर्गत L1 प्राइमरी टीचर के लिए जो वैकेंसी है उसमें आए हुए सभी क्वेश्चनों को हम देख चुके थे। आज हम L2 साइंस मैथ में जो जीके के प्रीवियसली क्वेश्चन आए थे उनको हम इस क्लास के अंतर्गत देखने वाले हैं। देखिए, रीट मैथ्स 2026 राजस्थान का सामान्य अध्ययन क्लास नंबर 3 पीवाईक्यू प्रश्न व्याख्या सहित। देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। उससे पहले देख लीजिए कौन सा पेपर है। रीट भर्ती परीक्षा 2022 25 फरवरी 2023 इवनिंग लेवल L2 6 से 8 तक अपर प्राइमरी स्कूल टीचर साइंस मैथ। क्योंकि जो 25 फरवरी को जो मॉर्निंग शिफ्ट लगी थी वो L1 के लिए लगी थी और जो इवनिंग की शिफ्ट थी वो L2 साइंस मैथ वालों के लिए थी। ये इसमें देखिए वही है समय, वो 2.5 घंटे समय इसके अंतर्गत है। पूर्णांक 300 अंक है। कुल क्वेश्चन संख्या 150 क्वेश्चन है और जो इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो वही इंस्ट्रक्शन है जो L1 के लिए है कि प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। आपको नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। इसी के अलावा आपको 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को भरना होगा और यदि कोई सा भी ऑप्शन न भरते हो तो वर्तमान में जो ई ऑप्शन भरना होगा और आपको ब्लू नीला बॉल पेन का यूज करना होगा। ये सभी निर्देश हम पिछले L1 के अंतर्गत देख चुके थे, वही सभी इसके निर्देश है और आप देख सकते हो। देखिए, ये दे रखा है कुल पृष्ठों की संख्या 16 होगी। ये ऑप्शन भरने होंगे और उनसे संबंधित कुछ और बातें लिखी गई है। देखिए क्वेश्चन संख्या फर्स्ट देखते हैं। पहले लिख रहा है किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत पड़ती है। प्रश्न पूछा कि राजस्थान के अंतर्गत जून माह में किस जिले में किरण सीधी पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए पाली, बी जयपुर, सी भीलवाड़ा, डी बांसवाड़ा। एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप देख लीजिए क्वेश्चन, आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए एक बार, कब की बात कर रहे हैं? जून माह में। कौन सी माह में? जून माह में। यह देख लीजिए जून माह में। और जून माह में कब की बात करते हैं हम? यहां पर 21 जून की बात कर लो। 21 जून को सूर्य सीधा कर्क रेखा पर होता है। इसी कारण 21 जून को क्या क्या होती है? कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति होती है। कब होती है? 21 जून को। तो 21 जून को सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है। और राजस्थान में कर्क रेखा कहां से गुजरती है? राजस्थान में कर्क रेखा कहां से गुजरती है? राजस्थान के 2 जिले डूंगरपुर व बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिले से गुजरती है। तो प्रश्न पूछ रहा है जून माह में सीधा कहां पर चमकता है? माह में सीधा सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। और कर्क रेखा राजस्थान से किस जिले से गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़े से। तो ये डूंगरपुर बांसवाड़े से गुजरती है तो सूर्य भी सीधा डूंगरपुर और बांसवाड़े पे चमकेगा। ये बांसवाड़े पे सीधी लंबवत पड़ेगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
यहाँ पर केवल बांसवाड़ा डूंगरपुर नहीं दे रहा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। जैसे मान लो, और ये देखो गुजरती है, उसकी लंबाई कितनी होती है, राजस्थान में लंबाई कर्क रेखा की कितनी लंबा गुजरता है ये गुजरता है 26 किलोमीटर लंबाई का। एक बार चमक देख लीजिए आप, मान लो ये राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है, ये वाला, ये राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है, ये यहां पर, ये यहां पर हमारा डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र हो गया ये, और जो सूर्य है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा के में से ऐसे ऐसे गुजरती है रेखा। तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में से गुजरती है, और केवल हमें यहाँ पर बांसवाड़ा दिया है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, पवन ऊर्जा, जैव भार ऊर्जा, जैव भार बोलते हैं बायोमास, जैव भार किस नाम से जाना जाता है, बायोमास से, देखिए जैव भार या बायोमास। अगला है ज्वारीय ऊर्जा और जल विद्युत शक्ति, कौन सी है जो गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। देखिए आंसर दीजिए एक बार आप, एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिए। हम देखते हैं ऊर्जा, ऊर्जा के एक तो होता है परंपरागत स्रोत, परंपरागत परंपरागत स्रोत, एक कौन सा होता है गैर परंपरागत, गैर परंपरागत, गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं, जो सिर्फ प्राचीन काल से चला रहे हैं, कौन स्रोत, जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, और उन स्रोतों का नवीनीकरण संभव नहीं है, अर्थात उन्हें एक बार यूज लेने के बाद वो खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उनका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, अर्थात नवीनीकरण संभव नहीं है, नवीनीकरण नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कौन से कहलाते हैं, परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत के देखिए ऐसे स्रोत जो आधुनिक काल में विकसित हुए हैं, आधुनिक यानी अब विकसित हुए हैं, आधुनिक काल में विकसित, आधुनिक काल में विकसित हुए हैं, और इनका नवीनीकरण संभव है, नवीनीकरण नवीनीकरण किया जा सकता है। वो कौन से कहलाते हैं, गैर परंपरागत स्रोत। जैसे आप बोलो सर एक उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल लिखिए। जैसे प्राचीन काल में जैसे कौन कौन से थे, तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा में दोनों ही आ जाएंगे, जैसे कोयला भी आ सकता है और पेट्रोलियम भी आ सकता है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम दोनों ही आ जाएंगे। जैसे तापीय ऊर्जा है, जैसे जल ऊर्जा है, जल ऊर्जा, जैसे गैसीय ऊर्जा है, गैसीय ऊर्जा, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, परंपरागत स्रोत। इनका एक बार यूज लेने के पास दोबारा यूज नहीं ले सकते हैं, ये समाप्त हो जाते हैं, नवीनीकरण संभव नहीं है इनका। अगला देखिए, गैर परंपरागत आधुनिक काल में विकसित हुए हैं, नवीनीकरण संभव है। आप बोलो सर एग्जाम्पल कौन कौन सा, एग्जाम्पल लिखिए इसका। एग्जाम्पल जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा,
पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत। तो प्रश्न पूछा निम्न में से कौन गैर परंपरागत नहीं है? गैर परंपरागत नहीं है मतलब कि परंपरागत है। कौन सा? पवन ऊर्जा गैर परंपरागत है। जय भार मतलब बायोमास परंपरागत गैर परंपरागत है। ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत है। जल विद्युत ऊर्जा, जल ऊर्जा कौन सी है? परंपरागत। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। आगे समझ में आपके कि प्रश्न पूछ रहा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, जो अर्थात परंपरागत स्रोत है। और कौन सा है वो? जल ऊर्जा। तापीय ऊर्जा भी आ सकता है, गैसीय ऊर्जा भी आ सकता है। इनका केवल एक बार यूज लेते हैं, दोबारा उपयोग नहीं ले सकते। आप एक बार प्रश्न पढ़ते हो तब सर्किल कर लिया करो, क्या पूछा है उसने, है या नहीं है। प्रश्न पूछा है नहीं है, प्रश्न पूछा है नहीं है। आगे आपकी समझ में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से खालगा जिले में मिलता है। अर्जुन के वृक्ष से पूछ रहा है कि राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जालो, ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी झालावाड़, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। आप एक बार इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए कि कहां पर यह मिलता है। देखिए एक बार, अर्जुन के वृक्ष, किसकी बात हो रही है? अर्जुन के वृक्ष की। अर्जुन के वृक्ष, अर्जुन के वृक्ष कहां पर मिलते हैं? दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, यहां पर ये वृक्ष देखने को मिलते हैं। अर्जुन के वृक्ष हैं, इनकी वृक्षों की खेती किस लिए की जाती है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका लाभ क्या है? तो इसका उद्देश्य कौन से लिए होता है? रेशम, रेशम कीट के उत्पादन के लिए, उत्पादन के लिए, रेशम कीट के उत्पादन के लिए इन अर्जुन के वृक्षों को उगाया जाता है, यानी कि खेती की जाती है। अर्जुन के वृक्ष हम मिलते हैं दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। तो देखिए कौन सा जिला है जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है? क्या जालोर है? नहीं सर, ये नहीं है, जालोर इसमें नहीं है। क्या जैसलमेर है? जैसलमेर भी नहीं है। क्या जयपुर है? जयपुर भी नहीं है। कौन सा जिला हो गया? झालावाड़। कौन सा जिला हो गया? झालावाड़। ऑप्शन नंबर सी अर्जुन के वृक्ष। और आपने पढ़ा भी होगा, कार्यक्रम चलता था, टर्सर कार्यक्रम, किससे संबंधित था? रेशम कीट के उत्पादन से संबंधित। वो भी कहां पर चला? जैसे डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, सॉरी जैसे उदयपुर है, बांसवाड़ा है और कोटम, डूंगरपुर में उदयपुर वाले। देखिए बट उस कार्यक्रम को लिख लीजिए, टर्सर कार्यक्रम, टर्सर कार्यक्रम क्यों चला गया था? रेशम कीट के उत्पादन में, उत्पादन में वृद्धि, वृद्धि करने के लिए। ये कहां पर चला गया था? राजस्थान में। ये राजस्थान में उदयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा, ये 3 जिलों में कार्यक्रम चलाया गया था। कौन सा कार्यक्रम? टर्सर कार्यक्रम। कौन से कार्यक्रम की बात हो रही है? टर्सर कार्यक्रम। अगर आपके समझ में टर्सर कार्यक्रम था
रेशम कीट के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कोटा जिले में ट्रस्ट कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देख लिया नेक्स्ट। राजस्थान में सबसे पुराना या प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कि राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने हमारे वर्तमान राष्ट्रीय उद्यान, कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 है। उनमें से जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान या सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना और वो कब बना वो पूछ रहा है। केवल इसमें पूछा है कौन सा है, क्या केवलादेव है, सरिस्का है, रणथंभौर है, मुकुंदरा हिल है। देखिए एक बार आप बताइए, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ डिटेल से। आंसर देने की कोशिश कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3। कुल कितने हैं? 3 है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड नंबर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवला देव, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना? मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कब बनता है? 1980 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कब बनता है? 1981 में। और मुकुंदरा हिल्स कब बनता है? 1900, सॉरी एक मिनट रुकिए, 2012 में। तो सबसे प्राचीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर है। सबसे नवीनतम कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स है, जो कब बना? 2012 में बनता है। कब बनता है? 2012 में बनता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है? सवाई माधोपुर में। कहां पर पड़ता है? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है? भरतपुर में। कहां पर? भरतपुर में। और मुकुंद हिल्स कहां पर पड़ता है? कोटा से झालावाड़ के मध्य, कोटा से झालावाड़ के मध्य पड़ता है। तो ये हमारा रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंद हिल्स हो गए, सवाई माधोपुर, भरतपुर और कोटा से झालावाड़ के मध्य। सबसे पहला कौन सा बनता है? ये वाला। तो प्रथम, प्रथम है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये सबसे बड़ा भी है, सबसे बड़ा भी है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। एक बार देखिए, आ गया समझ में आपके? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? केवलादेव कहां पर है? केवलादेव अभी देख चुके हम, कहां पर है? ये भरतपुर में है। भरतपुर में। रणथंभौर कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। सरिस्का कहां पर है? अलवर में। मुकुंदर हिल्स कहां पर है? सर्वाधिक रूप से कोटा में। ऐसे कोटा और झालावाड़ दोनों जिले में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? कौन सा सबसे पुराना है, सबसे प्रथम कौन सा है? रणथंभौर। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। मादार बांध
खाल जगह नदी पर बना हुआ है, साबरमती, बेड़च, सोम, माई। पूछ रहा है कौन सा बांध? मदार बांध। अच्छा लेवल क्वेश्चन है। देखिए एक बार इसका आंसर दीजिए, मैं आपको बताता हूं। जैसे पहला है साबरमती, कौन सी नदी बात हो रही है? साबरमती। कौन सी नदी? साबरमती नदी। कहां से निकलती है ये? राजस्थान में कोटड़ा, उदयपुर से निकलती है। कोटड़ा उदयपुर से निकलती है। ये राजस्थान से निकलती है। मुख्य रूप से किसकी नदी है ये? गुजरात की। हाँ की है? गुजरात की। गुजरात की प्रमुख नदी, प्रमुख नदी। राजस्थान से केवल उद्गम होता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसकी है? गुजरात की नदी है। अगली है सोम नदी। सोम नदी पर कौन सा बना हुआ है? सोम नदी पर कौन सा है? पढ़ोगा आपने से? सोम, अंबा, कमला परियोजना बनी हुई है। परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? सोम नदी पर। किस नदी पर? सोम नदी पर। किस जिले में बनी हुई है? डूंगरपुर में। किस जिले में? डूंगरपुर पर। डूंगरपुर जिले में। आगे देखिए, बेड़च नदी, अन्य नाम क्या है इसका? बेड़च नदी का नाम क्या है? अन्य नाम इसका है आयड़ नदी। कौन सी नदी? आयड़ नदी। ये बेड़च नदी, आयड़ नदी का नाम है। किसकी सहायक नदी है ये? बनास की सहायक नदी। बनास की सहायक नदी है। और इसी नदी पर मदार बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? मदार बांध। प्रश्न ने पूछा है मदार बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेड़च नदी। ऑप्शन नंबर बी। अगला आ रहा है कौन सी नदी? माई नदी। माई नदी देख लीजिए। एमपी से, एमपी से उद्गम होता है इसका। उद्गम होता है एमपी से। उल्टे यू आकार की नदी है। कर्क रेखा को दो बार काटती है। कर्क रेखा को दो बार काटती है। और जैसे एक है सोम और माही जाखम, देखो एक बार कौन कौन सी बात हो रहा है? सोम, माही, जाखम, तीनों मिला के क्या बनाते हैं? त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम बनाते हैं। माही नदी पर एक बांध ही बना हुआ है। कौन सा बांध? माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध है? माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। और कौन सा इस पर? कडाना बांध। दो बांध बने हुए हैं। कडाना बांध ये राजस्थान में नहीं है, गुजरात में।
कहां पर? गुजरात में। गुजरात में ये। आगे समझ में आपके प्रश्न पूछा है मदार बांध बेड़स नदी पर, साबरमती देख ली, सोम देख ली हमने, बेड़स देख ली और माही नदी के बारे में हम देख चुके हैं। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न ने पूछा है राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कारण कौन सी मृदा उपजाऊ होती है? कि क्वेश्चन ने पूछा है नाइट्रेट की उपस्थिति कहां पर होती है, या नाइट्रोजन किस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? एक बार आंसर दीजिए आप इसका। देखिए, लाल रेतीली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? चूरू झुंझुनू शेखावाटी क्षेत्र में। चूरू झुंझुनू, चूरू झुंझुनू शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? बनास बेसिन में। बनास बेसिन में, जहां जहां पर बनास नदी बहती है। जैसे कौन कौन क्षेत्र हो गए? राजसमंद, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, अजमेर, सवाई माधोपुर। जहां जहां पर कौन सी नदी बहती है? बनास नदी बहती है, उन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी। आगे देखिए, भूरी रेतीली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? ये पाई जाती है पाली नागौर क्षेत्र में। पाली नागौर क्षेत्र में। इस मिट्टी में नाइट्रेट पर्याप्त मात्रा में मिलता है। नाइट्रेट की उपस्थिति, नाइट्रेट की पाई जाती है, उपस्थिति पाई जाती है। आगे देखिए, लाल लोम मिट्टी कहां पर पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान में। कहां पर? दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिण राजस्थान में। और दक्षिण राजस्थान कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आदि क्षेत्र मुक्त पाए जाते हैं। हाँ, इसमें किसका उत्पादन होता है? ये और देख लीजिए, मक्का। मक्का उत्पादन, इस मिट्टी में सर्वाधिक रूप से मक्का का उत्पादन होता है। प्रश्न ने पूछा है कि कौन से नाइट्रेट की पाई जाती है? किसमें? किसकी? नाइट्रेट की। लेकिन नाइट्रेट किसमें पाया जाता है? भूरी रेतीली मिट्टी जो पाली और नागौर क्षेत्र में पाई जाती है, वहां पर नाइट्रेट पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे खालदगा जिले से नहीं गुजरता है। ये क्वेश्चन अब भी पूछ सकता है, नहीं भी, क्योंकि करंट के आधार पर पूछा हुआ क्वेश्चन था कि दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस है। ये वर्तमान में दोबारा इसे परिवहन से रिलेट करते हुए पूछ सकता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे के बारे में। देखिए एक बार, इसकी बात हो रहा है दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे। दिल्ली दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे कौन से एनएच से गुजरता है? एनएच 148। कौन सा एनएच है ये? 148 है। आगे देखिए, 148 एनएच कहां से आए? ये दिल्ली से, दिल्ली को
वडोदरा, वडोदरा कहां पर है? गुजरात में। वडोदरा दिल्ली से वडोदरा गुजरात को जोड़ता है। दिल्ली से वडोदरा को जोड़ता है। राजस्थान कहां से गुजरता है? राजस्थान के 7 जिलों से। राजस्थान के पूर्व के 7 जिलों से, पूर्व के 7 जिलों से गुजरता है। पूर्व के 7 जिले कौन कौन से हैं? जैसे ये पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान के 7 जिलों से ऐसे गुजरता है, ये ऐसे। जैसे मान लो प्रवेश कहां से करता है ये? जैसे अलवर जिले से प्रवेश करता है, अलवर से। फिर भरतपुर से गुजरता है, भरतपुर से। भरतपुर के बाद में कौन से गुजरता है? सवाई माधोपुर से, सवाई माधोपुर से। फिर दौसा से, फिर हाडोती वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। फिर हाडोती वाले क्षेत्र में, जैसे हाडोती में सर्वप्रथम बूंदी, फिर कोटा, और फिर लास्ट में झालावाड़ से होकर राजस्थान से बाहर निकल जाता है। झालावाड़ से कुल कितने हो गए? 4 हो गए। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, बूंदी, कोटा और झालावाड़। और देखिए दौसा क्यों इंपॉर्टेंट है? दौसा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब इसका उद्घाटन किया गया था, इस दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस का उद्घाटन दौसा जिले के दौसा जिले से पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा, पीएम मोदी जी, पीएम मोदी जी द्वारा किया गया था, किया गया था। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे कहां, कितने एनएच 148 वाला है, दिल्ली से वडोदरा गुजरात को जोड़ता है। तो राजस्थान के 7 जिलों अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से होता हुआ राजस्थान से निकल जाता है। जब इसको उद्घाटन किया गया था तो उस समय दौसा जिले के पीएम, दौसा जिले से पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। कौन से जिले से नहीं गुजरता है? प्रश्न ने पूछा है, नहीं गुजरता है। क्या पूछा है प्रश्न ने? नहीं गुजरता है। देखिए कि ये जब अलवर से गुजरता है, गुजरता है। क्या दौसा से गुजरता है? गुजरता है। कोटा से गुजरता है? गुजरता है। क्या जयपुर से गुजरता है? नहीं गुजरता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्यों प्रश्न ने पूछा है नहीं गुजरता है। करंट के आधार पर क्वेश्चन था, जो आप देख लीजिए, आपको डिटेल समझा दी गया है। ये देखिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी, किसका पूछा है? एसटी। प्रश्न ने पूछा है एसटी, ध्यान रखना है। एसटी का न्यूनतम लिंग अनुपात था। प्रश्न पूछा है लिंग अनुपात, तो लिंग अनुपात क्या होता है? सेक्स रेशियो। क्या पूछा है आपसे? सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। पहले लिंग अनुपात समझिए, क्या होता है लिंग अनुपात? लिंग अनुपात होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। लिंग अनुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या।
क्या कहलाती है? लिंग अनुपात कहलाती है। कि कितनी महिलाएं, पहले सीधा देखिए राजस्थान में लिंग अनुपात कितना है, सीधा देखिए एक बार, राजस्थान का लिंगानुपात, लिंगानुपात कितना है? 928, 928। इसमें से मैक्सिमम किस जिले का है और मिनिमम किस जिले का है? देखिए मैक्सिमम किस जिले का है? डूंगरपुर जिले का। किसका है? डूंगरपुर जिले का। मिनिमम किस जिले का है? धौलपुर का। किसका है? धौलपुर का। लेकिन प्रश्न ने हमें न्यूनतम मिनिमम है वो राजस्थान का नहीं पूछा है, एसटी। एसटी मतलब कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति को पूछा है एसटी का। तो एसटी का देखिए, एसटी कितना है? एसटी का लिंगानुपात, लिंगानुपात कितना है? 948। इसमें देखिए मैक्सिमम मिनिमम किसका है? मैक्सिमम किसका है और फिर देखते हैं मिनिमम किसका है। देखिए एक बार आप बताने की कोशिश कीजिए किस किसका है। मैक्सिमम किसका है यहां पर? डूंगरपुर का। किसका है? डूंगरपुर का। मिनिमम किसका है? करौली का। मिनिमम किसका है? करौली का है। दोनों डाटा किसके आधार पर है? 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा है कि राजस्थान लिंग अनुपात 928 है, एसटी का लिंग अनुपात 948 है। मैक्सिमम डूंगरपुर का, न्यूनतम धौलपुर का। एसटी वाला मैक्सिमम डूंगरपुर का, न्यूनतम करौली का। प्रश्न लिखे पूछा एक बार देखिए, न्यूनतम लिंग अनुपात किसका? न्यूनतम लिंग अनुपात एसटी का। तो करौली है, बिल्कुल सही है। मिनिमम कौन सा है? करौली है। मिनिमम कौन सा है? करौली है। और हमारे इसका कोई भी ऑप्शन आंसर इसका ठीक नहीं है। देखिए भाई इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? वृक्ष महोत्सव जो 1730 से जहां केजरली घटना होती है तब से मनाया जाता है। अमृता देव से लेकर 363 लोगों ने बलिदान दिया था, उसी की याद में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? मंडोर में, फलोदी में, बिलाड़ा में या खेजड़ली में? कहां पर मनाया जाता है? खेजड़ली में। कहां पर है? सीधा आंसर है खेजड़ली में। ऐसे मंडोर भी जोधपुर में है, बिलाड़ा और जोधपुर में ही है, फलोदी ये अब नया जिला बन चुका है। जो बिलाड़ा जो आई माता का मंदिर है, ठीक है। मंडोर जो राजधानी था गुर्जर प्रतिहारों की। आगे देखिए एक बार इसको समझ लीजिए कौन सा है, समझ रहे कुछ नहीं है कि प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष वृक्ष महोत्सव, वृक्ष महोत्सव कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। कहां पर मनाया जाता है? कहां पर मनाया जाता है? केजड़ली विश्व का, विश्व का एकमात्र, एकमात्र वृक्ष महोत्सव, महोत्सव मनाया जाता है। अन्य कहीं पर भी नहीं मनाया जाता, केवल और केवल राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली में वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। आगे समझ में आपके, इसके लिए यही है और इसकी कोई डिटेल नहीं है खासकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न पूछ रहा है
निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है? प्रश्न पूछ रहा है आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है, ध्यान रखना है। प्रश्न ने पूछा है या नहीं, नहीं है। क्या पूछा है? सॉरी, नदी है, अफवाह तंत्र की नदी नहीं है। इसको ध्यान में रखना है आपको। अब आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, कौन सी नदी नहीं है? राजस्थान में कितना अपवाह तंत्र पाया जाता है? 3 अपवाह तंत्र पाया जाता है। आंतरिक अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र वह अपवाह तंत्र जिसमें नदियां अपना जल किसी सागर या महासागर में न ले जाकर मिट्टी में ही समाप्त हो जाती है, अर्थात जिनका उद्गम स्थल तो निश्चित होता है लेकिन समाप्ति स्थल का पता नहीं होता है, आंतरिक अपतंत्र नदी कहलाती है। केवल और केवल राजस्थान में यह नदियां देखने को मिलती है, जो सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान के पश्चिम भाग में। अगला होता है बंगाल खाड़ी अपतंत्र, ऐसा अपतंत्र जिसमें नदियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी नदी के माध्यम से मिलकर या किसी अन्य नदी में अपना जल गिरा देती हैं और उसके पश्चात आखिरकार में उसका जल कहां पर जाता है? बंगाल की खाड़ी में गिरता है, बंगाल खाड़ी का अपतंत्र कहलाता है। जैसे कौन कौन सी नदी हमारी बंगाल खाड़ी का अपतंत्र के? सबसे बड़ी नदी है बंगाल खाड़ी अपतंत्र का चंबल नदी, दूसरी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी बनास नदी, और अन्य सभी उसकी चंबल और बनास की अन्य सभी सहायक नदियां कौन सी अंतर्गत आती है? बंगाल खाड़ी के अपतंत्र के अंतर्गत आती है। अगला आता है हमारा अपतंत्र तीसरा, अरब सागरीय अपतंत्र, जिसमें नदियां अपना जल को अरब सागर में गिराती है, जिसमें राजस्थान की मुख्य 2 नदियां लूनी नदी और माई नदी। लूनी की सभी सहायक नदियां भी अरब सागरीय अपतंत्र में आती है, और बना माई की सहायक नदी, माई और माई की सभी सहायक नदी किसी के अंतर्गत आती है? अरब सागरीय अपतंत्र। तो ये 3 अपतंत्र हो गई। अब ये प्रश्न पूछ रहा है आंतरिक अपतंत्र की नदी नहीं है, तो पहले ये पता होना चाहिए कौन कौन सी आंतरिक अपतंत्र में आती है। तो देखिए एक बार ये देखते हैं आंतरिक अपतंत्र की नदी। आंतरिक अपवाह अपवाह तंत्र की नदी। आंतरिक अपतंत्र कौन कौन सी नदी है? देखिए एक बार, जैसे फर्स्ट नंबर देख लो, घग्गर। कौन सी नदी है? घग्गर। दूसरी नदी कौन सी है? साबी। कौन सी है? साबी। तीसरी कौन सी है? कांकनी। कांकनी है या कांकनी, इसी का दूसरा नाम कौन सा है? मसूरदी नदी। मसूरदी। कौन सी नदी? मसूरदी नदी। ऑप्शन नंबर थर्ड पे, थर्ड देखिए कौन सी नदी है? कांतले नदी। कांतले नदी जो सीकरवाल क्षेत्र में बहती है। जैसे अगली रूपा रेल नदी, रूपा रेल नदी। जैसे 6 नंबर पे देख लीजिए रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़। ये 7 नंबर पे देख सकते हो आप मंथा नदी। कौन सी नदी? मंथा नदी। इसमें से सबसे प्रमुख कौन सी नदी है? घग्गर नदी है, आंतरिक अपतंत्र की सबसे बड़ी नदी है। देखिए अब प्रश्न ने पूछा है कौन सी आप आंतरिक अपतंत्र की नदी नहीं है? क्या कांतली नदी है? बिल्कुल कांतली नदी है, सीकरवाल क्षेत्र में बहती है। क्या साबी नदी है? बिल्कुल साबी नदी है, जयपुर वाले क्षेत्र में बहती है। क्या मसूरदी नदी है? बिल्कुल मसूरदी नदी है, कांक नदी के नाम से जाना जाता है। ये जैसलमेर क्षेत्र में बहती है, केवल जैसलमेर बहने वाली सबसे छोटी आंतरिक अपतंत्र की नदी है, लगभग 17 किलोमीटर लंबी। कितनी है? लगभग 17 किलोमीटर लंबी है, सबसे छोटी नदी है। अगली आती है जाखम नदी। जाखम नदी नहीं है। कौन सी नदी नहीं है? जाखम नदी नहीं। ऑप्शन नंबर डी आ जाए, जाखम नदी कौन सी है? जाखम नदी, जैसे आना पड़ेगा सोम माई जाखम, सोम माई जाखम। और माई कौन सी नदी अपतंत्र की है? अरब सागरी। तो जाखम भी कौन सी हो जाएगी? अरब सागरीय अपतंत्र नदी। जाखम कौन सी हो जाएगी? अरब सागरीय, अरब
सागरीय, अरब सागरीय अपतंत्र की नदी हो जाएगी कौन से? जाकम नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है? सहरोल, सैलोत, गमेती, भगत। देखिए ये बार बार पूछता है, ये जनसंख्या संबंधी टॉपिक है और जनसंख्या सॉरी जनजाति संबंधी है। जनजाति में केवल दो ही तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो किसी जनजाति का मुखिया पूछा जाता है, या फिर जनजाति के किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, या फिर जनजातियों लिंग अनुपात संबंधी, जो अभी हमने एसटी जनजाति का लिंग अनुपात पढ़ा था। एक बार इसका आंसर दीजिए। देखिए सहरोल पहला है ऑप्शन, सहरोल। सहरोल किसी भी जनजाति के मुखिया को नहीं कहा जाता है। अगला आता है गमेती। गमेती किसे कहा जाता है? भील जनजाति के मुखिया को। किसको? भील जनजाति के मुखिया। सैलोत, सैलोत कहा जाता है ग्रासिया जनजाति के मुखिया को। किसका? ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति के मुखिया को। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, भगत। भगत किसी भी जनजाति के मुखिया को नहीं कहा जाता है। कुछ जैसे और देख लीजिए, पटेल। पटेल किस जनजाति के मुखिया कहा जाता है? मीणा जनजाति की। इसके? मीणा जनजाति के। जैसे एक आता है कोतवाल। कोतवाल किसे कहा जाता है? सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति के मुखिया को कहा जाता है। तो पूछा है ग्रासिया, ग्रासिया कौन जनजाति? सहलोत। ये सहरोल है, ये सहलोत है। सहलोत वाला कहा जाता है ग्रासिया को, सहरोल किसी भी जनजाति मुखिया को नहीं कहा जाता है। देखिए इसका क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य के कुल वन जीव अभ्यारण क्षेत्र कितने हैं? प्रश्न पूछ रहा है वन जीव अभ्यारण कुल कितने हैं। जैसे अभी हमने देखा था कुछ पहले, जैसे हमने देखा था राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय, एक मिनट रुकिए, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कितने देखे थे हमने? 3 देखे थे। आगे जैसे रामसर साइट, रामसर साइट कितनी हो गई अब? 4 हो गई राजस्थान में अभी हाल ही में। रामसर साइट 4। जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य कुल कितने हैं? 27। जैसे संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र कितने हैं कुल? 37। जैसे देख लीजिए बायोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं? 4। कितने बायोलॉजिकल पार्क? 4। बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं? 4 है। जैसे आप देखोगे टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ परियोजना, बाघ परियोजना, बाघ परियोजना कितनी है कुल? वर्तमान में राजस्थान बायोलॉजी बाघ परियोजना कितनी हो गई? 5। कितनी हो गई? 5 हो गई। राष्ट्रीय उद्यान हमने देख चुके थे, वो
अब देखिए, जारी प्रशासनिक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वन जीव उद्यान कितने हैं? प्रश्न में क्या पूछा है? वन जीव उद्यान, वन जीव उद्यान कितने हैं? 27। साइट हाल ही में 2 बनी है नहीं, जैसे मैनार उदयपुर, खींचन जो फलोदी वाली। वन जीव उद्यान 27 है। संरक्षित क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व के लिए कितने हैं? 37 है। ये 37 भी है और कुछ साइटों में अभी भी इसको 36 बताया गया है। हाँ, 36 भी और 37 भी, क्योंकि आप राजस्थान साइड में देख लीजिए, कभी दिन की संख्या को बढ़ाकर 36 कर दी जाता है, कभी इनको 37 बता दिया जाता है। अभी कंफर्म ये बार बार साइट पे बदलती रहती है। बायोलॉजिकल पार्क 4 है और बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट संख्या कितनी है? 5 है। तो इस तरह से हमने सभी आए हुए क्वेश्चनों को देख चुके हैं। अभी भी कुछ क्वेश्चन शेष हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत देखने वाले। देखिए एक बार, रीट रीट जो 2026 में लगने वाली है 17 से लेकर 21 जनवरी को, जो L1 और L2 दोनों के एग्जाम होगी। इसमें L1 2021 में, सॉरी 22 के एग्जाम जो कि 23 में होती है, उसमें आए हुए सभी प्रीवियसली क्वेश्चन को हम देख चुके हैं। और अब इस क्लास के अंतर्गत हमने L2 जो साइंस मैथ की, किसका? साइंस मैथ का था, उसको भी हमने कुछ इसके क्वेश्चन देख लिए थे। और हम इसी तरह से प्रीवियसली आए हुए क्वेश्चनों को देखेंगे। ये क्वेश्चन किसी से कॉपी पेस्ट नहीं है, ये सीधे कर्मचारी चयन बोर्ड की साइड से उठाए गए प्रश्न है। उन प्रश्नों का आपको यहाँ पर डाला जाता है। वो आपको पता लगे कि एग्जाम में किस तरह का पैटर्न आता है। जैसे अंग्रेजी और हिंदी जो दोनों ट्रांसलेट है, दोनों का आपको दिखाया जा रहा है। देखिए एक बार, जैसे एग्जाम में जिस तरह आता है हिंदी अंग्रेजी, ये देखो कभी कभी हाईलाइट करके आ जाता है, अंडरलाइन करके, बिल्कुल एज इट इज आपको बताया जा रहा है, जिससे आपको एग्जाम देने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, कोई कॉपी पेस्ट ना हो, न हमारे द्वारा इसे लिख के या टाइप करके नहीं दिया गया है, केवल कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा उठाए गए पेपर दिए गए ताकि आपको पता लग सके। तो आप इसको देखिए, यदि आपको अच्छा लगता है, इनका कंटेंट अच्छा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इनसे संबंधित आए हुए अन्य क्वेश्चनों को।